देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों की तरफ से एक विधायक को सौंपी जाती है, तो उसका सही मायने में जो अनुभव होता है वो असेंबली में मुझे लगता है होता है। और मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक पाइपलाइन जनरेट करें कि लोगों की स्किल डेवलपमेंट भी हो और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी हो। उसमें हमारे लिए लोगों से मिलना ही सबसे बड़ा सेल्फ केयर रहा है। दिव्यानी जी, अमर उजाला के इस मंच पर पहली बार आने के लिए आपका बहुत बहुत अमर उजाला स्वागत करता है। धन्यवाद। और हम पहली बार से ही बात शुरू करेंगे जी। हम अपने व्यूअर्स को, अपने पाठकों को ये बताना चाहेंगे कि आज हमारे साथ जम्मू के नगरोटा से पहली बार विधायक बनी दिव्यानी राणा जी हमारे साथ हैं। और ये एक संजोग ही है कि आज हम जब इनसे मिलने आए हैं तो ये पहली बार इन्होंने अभी हाल में जब जम्मू विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तो पहली बार विधानसभा में कदम रखा है बतौर विधायक। हो सकता है कि इससे पहले आप कभी अपने पिताजी के साथ स्वर्गीय देवेंद्र राणा जी के साथ आप गई हो? नहीं। तो पहली बार ये आपका है। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि विधानसभा में पहली बार जाना और एक उसका अनुभव कैसा रहा, आप हमारे पाठकों को, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों की तरफ से एक विधायक को सौंपी जाती है और जब आप नियुक्त होते हैं तो उसका सही मायने में जो अनुभव होता है वो असेंबली में मुझे लगता होता है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर और हर परिवार से हमें इतना बढ़ चढ़कर आशीर्वाद मिला, पर मुझे लगता है कि उससे भी बढ़ चढ़कर हमें एक जिम्मेवारी सौंपी गई। जिस प्रकार से स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब से लोगों का लगाव था, वो उतनी ही उम्मीदें अपनी टकाई रखते थे उनके ऊपर कि उनके जितने भी मसले हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान वो ढूंढेंगे। और उसी उम्मीद से उन्होंने हमें भी असेंबली में भेजा। तो जब हम पहली बारी असेंबली में गए तो हमें ये अनुभव हुआ कि किस प्रकार की कितनी बड़ी जिम्मेवारी लोगों ने हमें सौंपी है और उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पे खरे उतरना सबसे पहला फर्ज मेरा उनकी तरफ बनता है। अपेक्षा और जिम्मेदारी की बात हो रही है दिव्यानी जी। तो आपने जिन मुद्दों की तैयारी की, जिन मुद्दों के लेकर आप असेंबली में गई और आपने जब चर्चा के दौरान आपको मौका मिला उन मुद्दों को रखने का, तो आपका वो जो फोकस था जिन मुद्दों पर, हम चाहेंगे उसके ऊपर भी बताएं। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी सत्र अप्रैल तक चलना है, तो इस सत्र के दौरान आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, उन प्राथमिकताओं के बारे में भी बताएं। सबसे पहले तो मैंने अपना ध्यान बजट पे ही केंद्रित किया हुआ है, क्योंकि ये बजट सेशन है। जो निर्णय इस सेशन में लिया जाएगा वो ही हमें 26-27 जो फिस्कल ईयर है, बिल्कुल उसमें हमें वही पैसे मिलेंगे और वही जो मार्गदर्शन हम आज रखेंगे हमें पूरे साल उसी का एक फल मिलेगा। तो मैंने अपना जो सारा फोकस है उसी पे रखा हुआ है, बजट के ऊपर। जब पहली बारी हमने सदन में अपनी बात रखी तो क्योंकि हमारा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, हमने बजट के माध्यम से टिप्पणी दी उन विभाग में जहां हमें लगा शायद कोई कमी पेशी है और जिससे बेहतर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्योरली फिस्कल एलोकेशन। तो हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसके माध्यम से आप सड़कें बना सकते हैं, बिल्डिंग्स बना सकते हैं, अस्पताल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, उस पे, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसके माध्यम से हम सैलरीज पे करते हैं, पेंशन्स पे करते हैं, इन दोनों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखी। और जिस विभागों के बारे में हमने उजागर किया, क्योंकि समय की भी एक वहाँ पे सीमा होती है, तो हमने बात की एजुकेशन पर, पावर पर और डिजास्टर मैनेजमेंट पर। और हमें लगा कि ये बड़ा ज़रूरी था कि इन सब विषय पे हम चर्चा करें और उजागर कर पाए लोगों के बीच कि और हमें लगता है एलोकेशन इसमें हो और बेहतर हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि अभी हाल ही में भी हमने पीएचई पे, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल पर और वाइल्ड लाइफ के माध्यम से अपनी बात रखी। और मुझे उम्मीद है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर लिया जाएगा और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि देखिए अंत में 90 लोग उस सदन में बैठते हैं तकरीबन, और हम सबकी जिम्मेवारी अपने लोगों की तरफ है। हम सब चाहते हैं कि हम बेहतर परफॉर्म करें, कि हमें
जिसके लिए नियुक्त किया गया, जिसके लिए चुना गया है, उसको हम एक जस्टिस कर सकें लोगों की तरफ। तो सब अपने मसले लेकर आए हैं और सभी का गोल ये है अपने लोगों का उत्थान करना। तो उसमें तो कोई लड़ाई है नहीं। नहीं, बिल्कुल लड़ाई की बात कर रही हैं आप। तो अभी हम लोगों ने विधानसभा में देखा कि 2 रूप विधानसभा के सामने आए। एक तो जब शोर शुरू हुआ असंसदीय टिप्पणी को लेकर के, बिना नाम लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये सब जानते हैं असंसदीय टिप्पणी को लेके काफी हंगामा हुआ, पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने आए। बतौर एक न्यू कमर आप गए वहां पे, तो इसको आप किस तरीके से, जो ये हंगामा है, इसको किस तरीके से आप लेती हैं? देखिए, हालांकि हम सदन में पहली बारी जा रहे हैं, पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते जितनी भी पिछली असेंबली सेशंस जम्मू कश्मीर की लगी हैं हमने वो भी देखी हैं, और जो लोकसभा के भी सेशंस लगते हैं हम अक्सर जब हमें समय मिलता है वो देखते थे। और मुझे लगता है कि जो हुआ है वो ऐसे नहीं है कि वो पहली बारी हुआ है, और ना ही मुझे लगता है आखिरी बारी भी होगा। और ये तो एक दिन पर डिपेंड करता है कि दिन कैसा चढ़ा है और क्या प्रतिक्रिया, क्या रूपरेखा बनती है। और मुझे लगता है एक हेल्थी डेमोक्रेसी का साइन है कि जैसे आपने कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बात रख सकें। ये लेकिन मेरा सवाल, माफ कीजिएगा हम बीच में रोक रहे हैं, असंसदीय पे बात जी जी, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कितना उचित है वहां पर, और जो हुआ वो क्या सही था? मुझे लगता है जो आप कह रही हैं जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ, मुझे नहीं लगता है वो ना तो सदन में ना बाहर सिविल सोसाइटी के किसी भी हिस्से में हमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अब समय ऐसा है। शायद पुराने ज़माने में ऐसी भाषा का प्रयोग होता था, पर अब आजकल के समय में, आजकल के ज़माने में किसी को भी पसंद नहीं है अगर उनसे उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए। देखिए, सबकी अपनी मान-सम्मान है, और यहाँ पर जब हम सदन में बात कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ लोगों की बात हो रही है, जिन्होंने समाज सेवा दशकों में की हुई है। तो मुझे लगता है कि इस भाषा का कंट्रोल हमें सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी रखना चाहिए। और हम बहुत छोटे हैं उम्र में, तो हम बड़ों को इतना ज्ञान नहीं देना चाहते, अगर सच बताएँ। तो अगर किसी से बाय मिस्टेक अगर कोई शब्द प्रयोग हो गया है, क्योंकि देखिए कभी हड़बड़ाहट में या कभी कोई भी भाव में आपने कोई अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, तो ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई गलती है, तो उसको अगर हमने ठीक करने की इतना बड़प्पन रखा कि हमने माना कि हो सकता है हमसे उस समय में ऐसी परिस्थितियाँ बनी हों जहाँ पर हमने शायद गलती कर ली हो, तो उसके लिए माफ़ी माँगना या उसके लिए एक सॉल्यूशन ऑफ़र करना, मुझे लगता है वो भी एक बहुत इवॉल्व्ड इंडिविजुअल्स की माने आप जो बाद में रूपरेखा है। अगले दिन जो था कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर साहब ने खेद जताया, और फिर उसके अगले दिन कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने विधायक अपने चाचा श्यामलाल शर्मा जी से एक माफी मांगी। तो ये जो रूप है, आपको लगता है कि क्या इस तरह की जो एक पहले हंगामा हुआ, कुछ अनुचित शब्द और संसदीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ, फिर उसके बाद लेकिन इस तरह से विधानसभा में? देखिए, मुझे तो उम्मीद यही रहेगी कि हंगामा करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके। कि अगर हमने गलती कर ली है या कुछ गलत बोल दिया है, या क्योंकि देखिए स्लिप ह्यूमन नेचर है, कोई सब इंसान है, तो ह्यूमन नेचर में अगर कहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया है या कहीं गलती से, क्योंकि कहीं-कहीं हमें ये भी लगा कि अगर कहीं आउट ऑफ कैरेक्टर कोई अगर किसी ने शब्दों का प्रयोग कर लिया है और उसमें अगर किसी को ठेस पहुँची है, तो कहीं-कहीं तो अगर माफ़ी माँगने का कहीं रहा है, तो लोगों ने माँगी भी है। तो मुझे लगता है कि एक सिविल डिस्कोर्स है। किसी ने, बोलने वाले ने अपनी बात रखी, जिनको खेद पहुँची उन्होंने अपनी बात रखी, फिर उसको समस्या का समाधान हुआ। अंत में यही है कि समस्या का समाधान जो है जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, माने हंगामा किसी भी तरीके से लाज़मी नहीं है। मुझे लगता है बजट सेशन है, हुँ। बड़ा ज़रूरी है कि हम अपना फ़ोकस जो है वो बजट पे रखें। आँकड़ों पे बात करें, निजी ना हो, और कोशिश करें कि ऐसी जो बातें हैं इसको हम अवॉइड करें। नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, पर मेरा ये है कोशिश। कि हम आँकड़ों पे बात करें तो बेहतर रहेगा। आप युवा भी हैं, जी, विधायक भी, आपको ज़िम्मेदारी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने दी है, जी। ज़िम्मेदारी मिली है, और ख़ास बात कि एक महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो उनके राजनीति में अधिकारों को लेकर आपका क्या सोचना है? आपका क्या आगे इस तरह इसको लेके क्या रोड मैप होगा? और उनके अधिकार, अभी आपको क्या लगता है कि उनके अधिकारों में और क्या-क्या चीज़ें उन्हें मिलना बाकी है? हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जी।
मेरा ये मानना है कि जब घर की कोई भी महिला हो, जब वो स्वयं अपने पैसे कमा सकते हैं, तो जिस प्रकार का उत्थान एक फिस्कल एम्पावरमेंट कर सकता है और कोई चीज़ नहीं कर सकती। और इसके माध्यम से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और कोऑपरेटिव्स को मदद कर रहे हैं, उनको फिलिप प्रोवाइड कर रहे हैं और खास तौर पर महिलाओं के लिए और किसानों के लिए और युवाओं के लिए। ये जो 3 वर्ग हैं, हम इनके साथ क्लोज़ क्वार्टर्स में काम करने की पूरा हमारा प्रयास है। अभी हाल ही में हमने अपने कैंक पंचायत घर में 2 महिलाएँ हैं, यहाँ पर एक बिज़नेस रन करती हैं, जिसके माध्यम से वो स्किल डेवलपमेंट करके ओके। उनकी एम्प्लॉयमेंट करा रहे हैं। वो जम्मू के हैं, पर हमने उनसे निवेदन किया कि आप कैंक पंचायत घर आइए। उन्होंने वहाँ पर तकरीबन 15 बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया है कि उनकी हायरिंग भी हो चुकी है। ओके। और मुझे लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक पाइपलाइन जनरेट करें कि लोगों की स्किल डेवलपमेंट भी हो और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी हो। तो हमने साथ-साथ महिलाओं के साथ चुनाव से कुछ देर पहले भी 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में और महिलाओं की मदद की है। ओके। जैसे एक पूजा साथी धूप त्रिकोण और गौ शक्ति ये का फ्लोर क्लीनर। स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से, सेल्फ हेल्प जी, ग्रुप के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम। माध्यम से। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सामने वो है मार्केट लिंकेज। जी। तो जहाँ-जहाँ हमें गैप्स इसके दिख रहे हैं, हम उसको भी और बेहतर कर रहे हैं कि कहीं पर भी अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसकी एक तो कंज़म्पशन जो है उसी मार्केट में हो जाए या फिर उसको इतना बड़ा उनकी विज़िबिलिटी में हम मदद कर सकें कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी बिक्री और भी कहीं हो जाए। मुझे लगता है ये मैं ज़्यादा अगर ज्ञान आपको दे रही हूँ, पर जो व्हाट्सऐप के माध्यम से अब हमने काफ़ी सारी महिलाओं के साथ ये काम किया क्योंकि जो ओके। बुटीक का काम करती हुँ, हैं, हुँ। उनको हमने कहा व्हाट्सऐप ग्रुप बनाइए। ओके। पूरे जम्मू क्षेत्र में जहाँ पर भी हैं, आप अपनी बिक्री कर सकते हैं, उनको ग्रुप में ऐड करिए, ओके। उनको अपना प्रोडक्ट दिखाइए और उसके माध्यम से बहुत माने आप सारे लोगों के व्हाट्सएप के सेल्स उनको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लाने की आपने शुरुआत की पूरा है प्रयास कर कहेंगे। रहे हैं और क्योंकि बुटीक्स बहुत सारी हैं हमारी हुँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जब उनकी कस्टमर बेस अब हमने बढ़ा दिया है, तो बहुत सारे लोगों का अब आहिस्ता-आहिस्ता करके कस्टमर्स भी जम्मू से आ रहे हैं और उनकी ओके। बुटीक का भी तो वही है, प्रयास है, मिल-जुल कर ही हमने माने जो है वो करना है। आर्थिक जो उनकी आत्मनिर्भरता है, जी, वो सबसे पहले ज़रूरी है। आप मुझे लगता है आर्थिक स्थिति में जब परिवर्तन आएगा, तो महिलाओं का खास तौर पर जब उत्थान होता है, तो जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति में अगर उत्थान हो, वो महिलाओं का समाज में आगे बढ़ना ही आर्थिक स्थिति के साथ जुड़ा है। जब आपको किसी और से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप सशक्त हों तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट उसी को कहते अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है। हैं। जी। कश्मीरी पंडित समुदाय आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बड़ी संख्या है और जगती पूरी की पूरी कॉलोनी है। उनके लिए किसी तरह का कोई रोड मैप, उनके मुद्दों को लेके आपने कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? क्योंकि अब आपके की ओर सब कोई देख रहा होगा। उम्मीद होगी क्योंकि जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपके पास तो इस तरह की कोई कार्य योजना आपकी? जगती कॉलोनी पहले डिलिमिटेशन से पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा था। अब डिलिमिटेशन के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं है, जम्मू ओके। ईस्ट में आता है। पर हमारे जितने भी कश्मीरी पंडित भाई-बहन, बड़े-बुज़ुर्ग हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है कि उन्होंने अपने घरों तक हमें बुलाया है। हम जब भी गए हैं, लोगों ने हमें बहुत बढ़-चढ़ कर प्यार और आशीर्वाद दिया है और मुझे लगता है कि मिल-जुल कर चाहे स्थानीय विधायक श्री युद्धवीर सेठी जी के माध्यम से या हमारे जो डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, उनके माध्यम से हमने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं जिससे सामाजिक उत्थान कश्मीरी पंडित खास तौर पे समुदाय जो है उनका हो और जो भी रोड मैप मेरा ये मानना है कि जो कम्युनिटी मूवमेंट्स हैं, वो कम्युनिटी लीडर्स जो हैं उनको बढ़-चढ़ कर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कम्युनिटी का जो मुद्दा है उन्हें उठाना चाहिए। तो जिस डायरेक्शन में वो हमें लेकर जाएँगे हमें ज़रूरी है, ख़ासतौर पर विधायक होने के नाते, कि उनको पूरा सपोर्ट करें और जिस डायरेक्शन में वो अपनी कम्युनिटी को फ्लरिश होते देखना चाहते हैं, उसी माध्यम से हम उनकी मदद करें। हमारे पास कश्मीरी पंडित समुदाय से बहुत सारे लीडर्स आए थे और उन्होंने कम्युनिटी मेंबर्स आए थे और उन्होंने निवेदन किया था कि उनके जहाँ-जहाँ वो रह रहे हैं, तो उनकी लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। बिल्कुल। तो उनके मार्गदर्शन की वजह से हमने एक क्वेश्चन भी डाला है अपने जो 10 स्टार्ड और ज 10 अनस्टार्ड जो एक विधायक डाल सकता है। हमने उनकी कम्युनिटी लिविंग स्पेसेस के ऊपर कैंप्स के ऊपर जो लिविंग कंडीशंस हैं, क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो दिया हुआ है, सबमिट किया हुआ है। अब देखते हैं अगर असेंबली में उठता है तो उस पे चर्चा ज़रूर करेंगे। ओके। अब थोड़ा-सा हम पॉलिटिक्स की बात हो गई जी। आपकी उसकी।
अब देवयानी राणा का एक विधायक के रूप में दिन भर की दिनचर्या हो गई, तो ये जो एक कैसे इन चीजों को आप पूरा अपनी दिनचर्या को मैनेज करती हैं, और लोगों से मिलना, घर भागना, ये थोड़ा सा जाएंगे। एक यूथ को जरूरी है बताना कि कैसे अपने लिए समय निकालना और फिर अपने क्षेत्र के लिए समय निकालना। आपको मैं एक सच बात बताऊं, मैं जानती हूँ कि लोग वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बहुत बात करते हैं कि अपने लिए समय निकालना, पर आप जिस परिस्थितियों में हम आए हैं, मैदान में उतरे हैं, सियासत का हिस्सा बने हैं, उसमें हमारे लिए लोगों से मिलना ही सबसे बड़ा सेल्फ केयर रहा है। क्योंकि जिस समय में राणा साहब का हमारे सर के ऊपर से साया उठा, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की सेवा में लगाया, और जाते-जाते भी उन्होंने कहा कि हमारे घर के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होने चाहिए। मेरे लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, उनकी पीठ नहीं लगनी चाहिए, और जितने भी उनके अधूरे काम हैं वो पूरे होने चाहिए। तो मेरे लिए जब हम 1 महीने के बाद राणा साहब के स्वर्गवास के बाद उतरे मैदान में, तो लोगों को गले लगाना, उनसे आशीर्वाद लेना हमारे लिए हमारे ज़ख्मों पे मरहम लगाने के बराबर। तो आज भी जब हम लोगों से मिलते हैं, हमें लगता है हम राणा साहब से मिल रहे हैं, राणा साहब को गले लगा रहे हैं, राणा साहब के साथ हँसी-मज़ाक कर रहे हैं, और लोगों का बहुत, मुझे लगता है बहुत उन्होंने बड़ा दिल रखा है कि जिस हँसी-खेल से हम राणा साहब से मिलते थे, उसी हँसी-खेल में उन्होंने हमें भी गले लगाया है। और मुझे सच बताएँ तो एक सेल्फ हीलिंग के तौर पर हम उनसे मिलते हैं। तो मेरे लिए उनसे मिलना ही मेरे लिए सेल्फ टाइम है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने लिए समय अलग से निकालने की ज़रूरत है। उनके साथ बैठना, अगर किसी की चीज़ के लिए मैंने समय निकाला है, तो वो ये ज़रूर है, आपके माध्यम से मैं साझा करना चाहूँगी कि हमने पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हमारा, क्योंकि चुनाव 6 महीने में जो होता है, ऑपरेशन सिंदूर और बाढ़ वाली परिस्थितियों की वजह से डिले होकर 1 साल के बाद हुआ। तो पूरे 1 साल में हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3-4 राउंड्स लगा लिए। हमारे तकरीबन 49 पंचायतें हैं, तो उधर हमने जब घूमे, जितने भी हमारे वर्क्स डिटेल्स थे सॉरी, वो हमने सारी प्रोजेक्ट में कंपाइल करके वो सबमिट किए हैं। तो तकरीबन 250 कार्य जो हैं हमने कैपेक्स के माध्यम से डाले हैं, और भी जहाँ-जहाँ हमें कहीं पर भी लगा कहीं बजट अवेलेबल है, हमने वो सारा सबमिट किया। तो हमने समय ज़रूर निकाला है वो रिसर्च करने के लिए। देवयानी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अब आप जब विधायक बन गई, अब आपकी दिनचर्या और पहले की दिनचर्या को, कहते हैं ना जिसे वर्क बैलेंस की बात करते हैं, बैलेंस की, वो कैसे, और चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं अब आपके सामने, इसके बारे में आप बताएं। मैं आपको अगर सच बताऊं तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना एक तो मेरा सौभाग्य है कि राणा साहब के साथ उनके अंतिम दिन में मैंने जो वादा किया है उसको पूरा कर पाना, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है कि वो हर दिन उठकर अपने स्वर्गीय पिताजी का जो वादा है, जो सपना था, उसको पूरा कर सकें। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, और मैं हर दिन जब जाती हूँ तो कोई ऐसा दिन नहीं शुरू होता जब उनके सामने मत्था नहीं टेकते हम। और लोगों में जाना, लोगों से मिलना हमारे लिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से राणा साहब से हम मिलते थे उसी प्रकार से मिल रहे हैं, जिस प्रकार से उनको गले लगाते थे वैसे ही लोगों से गले मिल रहे हैं। तो एक मेरे जीवन में एक बहुत ज़रूरी पल है ये कि हम जाकर लोगों की एक तो सेवा भी कर पा रहे हैं, और राणा साहब के साथ किया हुआ वादा वो भी पूरा कर पा रहे हैं। तो इससे और बढ़-चढ़ कर मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है। रही बात चैलेंज की, चैलेंजेज़, मैं आपको सच बात बताऊँ तो मुझे जीवन में कोई ऐसा चैलेंज नहीं लगा है कि कोई चैलेंज आया हो और उसको हम फेस करके उसको सरमाउंट नहीं कर पाए हैं। मेरे जीवन में मुझे लगता है राणा साहब को खोना सबसे बड़ी एक, मतलब दुखद परिस्थिति मेरे लिए राणा साहब का यहाँ ना होना है, और उनका यहाँ ना होने से बड़ा चैलेंज तो जीवन में कुछ है ही नहीं। तो अब मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक हम थोड़ा-सा कहते हैं ना, निर्भय भी हो गए और निडर भी हो गए, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें डर लगे, क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ भी अगर करने जा रहे हैं तो राणा साहब का आशीर्वाद हमारे साथ। तो उनके आशीर्वाद की वजह से जो हौसला मिलता है, लोगों के आशीर्वाद की वजह से जो हौसला मिलता है, और जो पार्टी की तरफ से हमें इतना सपोर्ट मिला है उसकी वजह से जो हौसला मिलता है, ऐसा कोई चैलेंज अभी तक आया नहीं है जहाँ मुझे लगे कि अब हथियार गिरा के बैठ जाते हैं, और वो वैसे भी मेरी पर्सनैलिटी नहीं रही है।
और कोई भी अगर चैलेंज आता है, मुझे लगता है कि बड़ी सी बड़ी चीज को अगर आप छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, घंटा घंटा देखकर अगर आप दिन अपना निकालें, तो कोई ऐसी चैलेंज नहीं है जिसका आप सोल्यूशन ना निकाल सके। हमें बस अपने आप को थोड़ा सा स्थिर रखना है और समझना है कि क्या चैलेंज है, उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है और उससे आगे आप कैसे बढ़ सकते हो। तो वो ही मेरी मानसिकता है। धन्यवाद। आपको ये भी करना चाहेंगे कि आपने हिंदी के शब्दों में कहीं-कहीं दिक्कत होने के बाद भी आपने हिंदी में ही सारी बातें अपनी रखी हैं जी। और हिंदी में हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, पर हमें दिक्कत किस बात पे आती है कि हमें पता है कि आप यहाँ पे पूरा सिर्फ हिंदी में वार्तालाप करते हैं। अब अंग्रेजी के शब्द आ रहे हैं बीच में, उसको रोकने के लिए हमें लग रहा है कि तो रुकावट ये है। बहुत आपकी एक अच्छी पहल है। तो ये थी हैं दिव्यानी राणा जी, जो अभी सदन की 3 दिन की मेरे ख्याल से छुट्टी मिली है सदन से, हमें विधानसभा की, क्योंकि अभी महाशिवरात्रि की वजह से। महाशिवरात्रि जी, की वजह से। तो इस बीच में इन छुट्टियों की वजह से हमने अमर उजाला ने इनसे इनके अनुभवों को साझा किया है। तो हम युवा सोच है, आगे का रोड मैप एकदम क्लियर है, चुनौतियों से डर नहीं लगता है, चुनौतियों को इन्होंने अपना साथी बना लिया है और बल्कि चुनौतियां जब आई तो इनका कहना है कि ये और निडर हो गई, निर्भय हो गई। तो हम इनको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी देते हैं और अमर उजाला से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।